शहरनामा.com में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज हमारे साथ बहुत आला और बहुत बुलंद शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बरसा बरस से लीडर हैं। अतुल कुमार अंजान उनका नाम है। उनके तारुफ से दुनिया वाकिफ है। बहुत जुझारू हैं, बहुत संघर्ष करते हैं और हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों की आवाज़ बनकर वो मैदान में कूद पड़ते हैं। अतुल कुमार अंजान का ताल्लुक खास लखनऊ से है। यहाँ वो पुराना मशहूर कॉलेज, नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूनियन के, और उससे बढ़कर फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूनियन के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। लातादाद संघर्षों की कहानी उनकी है। जो वो बात कहते हैं वो बहुत बेबाकी से कहते हैं। वो निडर हैं, वो तर्क से बात करते हैं और मौजूदा दौर के सियासतदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपका खैर मकदम है अतुल कुमार साहब, हमारे छोटे से प्रोग्राम में। आदाब साहब, आदाब। आदाब। ये बताइए कि अब इलेक्शन का चौथा चरण जो है वो होने जा रहा है, और पिछले इलेक्शन में आपने क्या सुना और क्या तज्जिया किया, ये ने क्या आपके एनालिसिस है, और इस वक्त यूपी के इलेक्शन किधर जा रहे हैं और क्या होगा, आपका अपना तजुर्बा, आपका अपना जो एनालिसिस है वो इस सिलसिले में जरा देखने वालों को बताइए कि क्या है। आपका बहुत तजुर्बा है, आपने बहुत से इलेक्शन लड़े हैं, बहुत से इलेक्शन लड़वाए हैं, और मुद्दतों से आप पॉलिटिक्स में सरगर्म हैं। तो बताइए कि क्या होने वाला है, क्या हो गया है। बहुत तवील सवाल कर दिया है, एक लंबा छोटा कर दीजिए आप उसको, आप जो छोटे में सवाल है। बताइए। नहीं, ये लंबा, जितना बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश है, जितनी बड़ी इसकी आबादी है, उस हिसाब से सवाल बहुत छोटा। जी 24 हाँ। करोड़ की आबादी पर देखा जाए तो दुनिया की आबादी के लिहाज से चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश, ये सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है, सबसे बड़ा मुल्क बन जाता है। और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के, और हिंदुस्तान के कल्चर से लेकर हिंदुस्तान के अदब, इस सूबे की एक बड़ी जबरदस्त दबिश भी रही है, पहल भी रही है और योगदान भी रहा है। और इसने हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई के पहले मुगलिया सल्तनत के दौर में भी, ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में भी बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े सियासतदान, समाजी इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग इस सरजमीन से पैदा हुए, जिनकी मकबूलियत सारे खाली सूबे और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम इसने दिया, आज भी दे रहा है। आज कुछ घड़ी गफलत के दौर से गुजर रहा है, कश्मकश के दौर से ये सूबा गुजर रहा है, और ये कहा जाए कि पिछले 30 वर्षों से एक अजब किस्म की कसमसाहट इस सूबे में है, और इस सूबे की सियासत अपना एक ठौर नहीं बना पा रही। सरकारें तो बन जाती है, सरकारें बन जाना ठीक, लेकिन जितनी उम्मीद इस बड़े उस स्टेट को सरकारों से रही है, यहाँ की जनता को सरकारों से रही है, यहाँ के लोगों से मुल्क को उम्मीद रही है, वो उम्मीदें कभी पूरी इसलिए नहीं हो पाती। हालांकि एक उम्मीद जरूर पूरी हो जाती है, ये कहने के लिए कि हिंदुस्तान के तख्ते ताऊस पर बैठने वाला आदमी या शख्स या सियासतदान उत्तर प्रदेश के गलियारे से ही जाता है। यानी हिंदुस्तान के जो भी बादशाह होते हैं या हमारे जमहूरियत के अंदर जो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो उत्तर प्रदेश के सहयोग और समर्थन से बनते हैं। बीच में कुछ ऐसा दौर आया था जो कुछ और सूबों के लोग भी बने, लेकिन एक लंबे दौर तक हिंदुस्तान के, भारत की राजनीति के प्रधानमंत्री, जमहूरियत में, जनतंत्र में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश के लोग ही रहे। राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा इस प्रदेश का। लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानी यहाँ रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की चूल्हे हिला, चौरी चौरा कांड से लेकर शुरू करें तो काकोरी कांड, और फिर मैनपुरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और कितनी बात कहें। और
ये कहें कि गाजीपुर और मऊ जिले के बीच में वो कांड, वो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, ये वो कर्म भूमि है जहां से शहीद आजम भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान और शहीद आजम भगत सिंह के साथी चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान के साथ साथ ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी के वो तमाम जांबाज थे, वो सुरेंद्र पांडे थे, वो सदाशिवराव मलकापुरकर थे, वो मनमथनाथ गुप्त थे, किनकी बात करूं, वो यशपाल थे, जिनकी चर्चा करें, यही वो उत्तर प्रदेश है जहां से साहित्य की जननी बड़े बड़े साहित्यकार हुए, निराला कवि निराला हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हुए, इसी सरजमी से आजादी की लड़ाई का वो मशहूर इनकलाबी शायर जोश मलिहाबादी हुए, यहीं से फिराक गोरखपुरी थे, यहीं से कैफी आजमी थे, यहीं से अली सरदार जाफरी थे, किनका जिक्र करें। और आज के दौर के वो अदम गोंडवे भी थे, वो तमाम लोग इसी जगह से, इसी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़े। श्याम नारायण पांडे भी थे, बहुत कवियों, और सुभद्रा कुमारी चौहान थे। तो ये उत्तर प्रदेश साहित्य, कला, संस्कृति, आर एस बिस्ट जैसे महान पेंटर भी थे यहाँ। तो ये जमीन बहुत जरखेज जमीन है। आजादी की लड़ाई में भी और बाद में आजादी के 70 साल के दौर में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, यहाँ मुख्यमंत्री हुए, पंडित कमलापत त्रिपाठी भी हुए, हेमवती नंदन बहुगुणा भी हुए, पंत जी भी हुए, गोविंद बल्लभ पंत भी हुए, चंद्रभान गुप्ता जी भी यहाँ 3 बार 4 बार हुए। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश को सजाने और संवारने का काम किया। और ये बड़ा प्रदेश, ये गंगा जमुनी संस्कृति दोआबे का ये इलाका पूरा का पूरा, गंगा और जमुना का इलाका, और तमाम नदियां यहाँ, नेपाल से बहने वाली भी नदियां हैं, बड़ा पूरा इलाका खेती किसानी का। 60 के दशक तक तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा औद्योगिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो उद्योग नहीं थे, ये खेती किसानी का सूबा था और है आज भी। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से और इंदिरा गांधी जी के विशेष प्रयास से इस प्रदेश के अंदर कुछ बड़े बड़े कल कारखाने आए, बीएचईएल आया, रायबरेली के इलाके में आया। नारायण दत्त तिवारी जी ने भी, जब ये उत्तराखंड, जो आज का उत्तराखंड है, जो उत्तर प्रदेश में था, तब नैनीताल के इलाके में भी कुछ बड़े बड़े कारखाने आए। कानपुर तो एक जमाने में, कानपुर और मऊ, ये तो कॉटन इंडस्ट्री के नाम से मशहूर था। मऊ को तो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हब के रूप में जानते थे, हैंडीक्राफ्ट के रूप में, हथकरघा और पावरलूम के क्षेत्र में कानपुर में बड़ी बड़ी कपड़ा की मिलें थी। गुजस्ता दौर में ये सारे बड़े बड़े कारखाने थे, और एक बड़ा कारखाना बना भी, और धीरे धीरे कारखाने गायब हो गए। अब बीएचईएल है, झांसी का बीएचईएल है, कुछ और कारखाने हैं, कुछ साइकिलों के कारखाने बने, फिर बनते बिगड़ते चले गए, एचएएल आया चला। तो लेकिन जिस तरीके से इसकी आबादी है, उस तरीके से कोई ऐसा बड़ा कारखाना यहाँ नहीं बन पाया कि सब प्रधानमंत्री हमने दिए। हमने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी को देखा प्रधानमंत्री के रूप में, यहीं उत्तर प्रदेश से इंदिरा जी को भी देखा, यहीं चंद्रशेखर जी को देखा, वीपी सिंह जी को भी देखा, कई प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश को मिला क्या? हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश ने कभी इस बात के लिए लड़ाई नहीं लड़ी कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। ये बड़ा राज्य, वसी राज्य, और यहाँ के लोगों का वसी दिल था। देश का विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, देश का विकास होता चला जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा। खाली उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जैसे कई राज्यों में, कई सूबों में हम देखते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं कि हमारे यहाँ कारखाने लगाए जाएं, सड़कें जाम होती हैं, 3-3 महीने तक, 4-4, 6-6 महीने तक आंदोलन चलते हैं। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं किया। बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी साफ गोई के साथ अपनी मांग करते रहे। लेकिन आज अब ये दौर आ गया है कि इस बड़े प्रदेश को बांटा भी नहीं जा सकता। कुछ लोग इसको बांटने की बात करते हैं। बांटने से, उत्तर प्रदेश अगर बांटेंगे तो देश की एकता और अखंडता को पैदा खतरा हो जाएगा, बड़ा गहरा। देख लीजिए कैसे खतरे पैदा हो गए यूएसएसआर को बांटने से। आज क्या हो गया? एक तीसरी जंग के रास्ते के मुहाने पर खड़े। उत्तर प्रदेश का मतलब है देश की एकता। उत्तर प्रदेश को अगर कई सूबों में बांटने की जो लोग ख्वाहिश रखते हैं, वो लोग देश के टुकड़े बनाने की बात करते हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जाति और धर्म की बुनियाद पर जो लोग बहुत सोचते हैं वो छोटे,
इनके लिए कहना चाहता हूं कि बड़ी तेजी से वो सोचते हैं। शॉर्ट टाइम एक्टर्स विद किंग साइज ईगो, छोटे दौर के वो खिलाड़ी हैं लेकिन दिल में बड़ा भारी तूफान लिए हैं। कुछ सोचते हैं कि हम वो अलग सा सूबे बना लेंगे तो मेरी हसरत पूरी हो जाएगी कि मैं चीफ मिनिस्टर हो जाऊंगा। चीफ मिनिस्टर का सवाल नहीं, हिंदुस्तान का सवाल है। और हिंदुस्तान को एकताबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जो दिल और जज्बा है, यहीं के लोग सबसे ज्यादा, चाहे पैरामिलिट्री हो, फोर्स हो, वो रखते हैं। हम सब लोग कहते हैं, ये सभी बताइए, लोग, हम लोग ये नहीं कहते कि हम, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इसे पस मंजर में यूपी के लोगों को इस वोट में, इस चुनाव के अंदर भाग लेने की जरूरत है। जबकि जी हर जी जगह मैं बड़ा परेशान हूँ जी हुसैन अख्तर साहब, मैं जी, ये अखबार वालों से और टीवी वालों से बहुत परेशान हूं। सही है। जरा सा भी सारा आज पिछले 1 महीने से ही हो रहा, ये यादव लैंड है, ये जाट लैंड है, ये फलाना लैंड है, ये वहां ये इस जात के लोग हैं, यहाँ इस जात के लोग हैं, ये कुर्मियाना है, ये सूफियाना है। ये क्या है, क्या चल रहा है? ये देश की बात हो रही है और देश के प्रधानमंत्री ये बात जब कर रहे हैं तो और भी बड़ी है कि मैं फला जात का हूं, ये मैं फला जात का हूं। कोई फला मुख्यमंत्री कहे मैं फला जात का हूं। ये जात बनाने की राजनीति हो रही है, ये देश बनाने की बात हो रही है, ये प्रदेश बनाने की बात हो रही है। ये जात की सोच लेकर के अगर आप मुख्यमंत्री और मंत्री और एमएलए और एमपी बनेंगे तो आप प्रदेश बनाएंगे, आप जनता की भावना करेंगे। अरे भाई, जो गरीब है वो गरीब है, वो किसी जात का हो। हमने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं हुसैन अख्तर साहब कि जहां ब्राह्मण लोग भीख मांगते हैं। मैंने गया उनके गांव में, मैंने कहा क्या हाल चाल है भैया, का हाल बा? कहीं ठीक बा, कहीं का कल बहुत गरीबी आ गई, काहे? कल घर में 5 जने रह ले, 2 ओह जने चला गए कोरोना में यहाँ। अब ओह, तीने तीने हमारे पास जो है लुटवा रह गई। लुटवा का मतलब क्या? 3 लोटे रह गए, उस लोटे में तेल डाल करके वो भीख मांगते हैं। 5 थे तो 5 से घर में चलता था, अब 3 ही लोटे रह गए। पूरा का पूरा गांव ब्राह्मण है, भीख मांगता है। पूरा का पूरा गांव पिछड़ी जातियों का है, भीख मांगता है, दलितों का है, गरीबी है, गुर्बत है। मार्च के बाद क्या होगा, जिसकी बड़ी कहानी कही जा रही है, हमने कोरोना में खिला दिया 5 किलो। उत्तर जी, प्रदेश के अंदर ये सवाल, मैं जान रहा हूं कि मैं आपका समय तो ज्यादा ले रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। ये आप ये आपने ये ये ठीक किया सवाल कोई बैकग्राउंड। नहीं उठा रहा है। मुझे मुझे खुशी है हुसैन अख्तर साहब कि मुझे आपने बोलने के लिए कहा, और मैं ये सारे सवाल उठा रहा हूँ जो नहीं सवाल नहीं, आप उठाने जरूर रहे। बोलिए, हमारे ये पास सवाल उठा 35 रहा है। 35 मुझे मिनट हैं। मुझे 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 गुस्सा आया। कल एक 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 दीनी नेता कह रहे थे कि फलाने को वोट दीजिए। क्या जरूरत है फलाने को वोट देने के लिए? हम देख चुके हैं। अरे भाई, राम हमारे घट घट में व्याप्त है भाई। हा? मेरे पिताजी का नाम अयोध्या प्रसाद सिंह, अयोध्या के प्रसाद थे, अयोध्या बने राम। अरे इस देश में जो आदमी किसी घर में किसी माँ की कोख से पैदा होता है, वो अपने आप किसी धर्म में पैदा हो जाता है, वो अपने आप किसी जात में पैदा हो जाता जी जी है। अरे भाई, अभी जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और पुतिन साहब का बड़ा जिक्र है, रूस के राष्ट्रपति हैं। तीसरी जंग होने वाली है यूक्रेन के सवाल को लेकर, बड़ी दुनिया दहशत में फंसी हुई है। नाम से ही मालूम पड़ता है कि जो बिडेन साहब जो है क्रिश्चियन है, लेकिन ना हमको पता है और नहीं जातिवादी नेताओं को पता है जो जाति गिना रहे हैं जो अखबारों में, कि जो बिडेन की जात क्या है, बढ़ई है कि कोयरी है कि कुर्मी है कि जाट है कि खमरिया है कि ग्वाला है कि अवधिया कुर्मी है कि घमैला है कि जाटव है कि पासी है कि कोयरी है कि क्या है भाई, क्या जी। है? ठाकुर है, जोसेफ कानकोट है बाइडेन। कि सरजू पाली है कि चौहान है कि चंदेल है? जो बिडेन के बारे में मालूम है किसी को? पुतिन के बारे में मालूम है? ये इसी देश में चल रहा है और इसी बुनियाद पर पूरे वोटों को लूटने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमें ऊपर उठने, मुझे, मैं अपील करता हूँ आपके इस बात से। आपने ठीक कहा, मैं आजाद हिंदुस्तान के अंदर विद्यार्थी आंदोलन के अंदर एक इबारत लिखने वाला आदमी रहा हूँ। 6 साल हिंदुस्तान के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी की यूनियन का छात्र संघ का प्रेसिडेंट था, जहाँ 1.5 लाख लड़के और लड़कियां वोट देते थे। कहा जाता है आज भी, अब तो नहीं, पहले कहा जाता था कि लखनऊ का एमपी बनना आसान है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का यूनियन का प्रेसिडेंट बनना स्कूल यूनियन का बड़ा मुश्किल था। मैं अपने तमाम स्टूडेंट से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तमाम छात्रों से, उत्तर प्रदेश के ये चौथे दौर के 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से, युवक और युवतियों से कहना चाहता हूं, ऊपर उठो भाई। ये जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठो, ये तुमको काट डालेंगे। ये धर्म के नाम पर तुम्हारे
रोजी रोजगार खत्म कर देंगे। बताओ ना, आज रोजगार देने की बात सबको सोच रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरे उत्तर प्रदेश में तो 10 लाख जगह खाली पड़ी हुई है पिछले 8 साल से। केंद्र के अंदर 8 लाख जगह खाली पड़ी। भारत की सेनाओं में 1,34,000 जगह खाली पड़ी। 7,500 बड़े पोस्ट खाली पड़े अफसरों के सेना में। अरे भाई, हमारी सेना के अंदर भर्ती के लिए नौजवान 40,000 और 1 लाख रुपया घूस देकर के भर्ती हो रहे हैं और जान भी दे रहे हैं देश की सीमाओं के लिए। ये इसी देश में संभव है। नौजवान जागो। 1,20,000 1,40,000 हर साल गली गली मोहल्ले मोहल्ले बीटेक और एमटेक के यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। 15-15 20-20 लाख कैपिटेशन फीस लेकर शिक्षा का बाजारीकरण करके ये बीटेक और एमटेक खुल करके आए हैं। कहाँ है 1,20,000 40,000 एमबीए पास करने वाले हर साल इस देश के अंदर? क्या हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में कैपेसिटी है इन एमबीए पास बीबीए पास लोगों को रोजगार देने का? घर के घर तबाह हो, गरीबी में आ गए, एजुकेशन लोन, परिवार के परिवार कर्जों में डूब गए। ऐसा नहीं कि मुल्क नहीं बन सकता, बन सकता, बनाया जा सकता। लूट करके लोग चले गए। हमारे आपके एक किसान का ने 20,000 रुपया क्या कहते हैं वो पंपिंग सेट के लिए ले लिया और फसल बर्बाद हो गई, चिड़िया खा गई, कीट खा गया, सूखा पड़ गया, पानी नहर में नहीं आया, उसका जमीन बैंक नीलामी कर दे रहा है। यहाँ हर साल 3 लाख और 4 लाख करोड़ एनपीए बना करके बड़े बड़े पशुओं को माफ कर दिया जा रहा है, वो विदेश भाग और कह रहे हैं हम भारत नया बनाए, हम नया भारत। 23,000 को आया बैंकों के बारे में, 23,000 करोड़ रुपया लूट करके चले गए। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, लेकिन क्या चुनाव में मुद्दा है? हुसैन अफसर साहब अखबार खोलिए, तमंचावादी नहीं चलेंगे, परिवारवादी नहीं चलेंगे, चिलम का धुआं नहीं चलेगा। अरे ये कुछ चुनाव है? अरे ये बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर कहां से इंडस्ट्री बनाएंगे आप? कहां से पैसा लाएंगे? जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी है नौजवान दोस्तों, युवक और युवतियों, बुजुर्गों, कहां है सरकार का खजाना? जितने ये जो बांटने की बात कही जा रही है, खजाने में पैसा है? खजाने में पैसा? और अगर था पैसा तो योगी जी, मोदी जी, आप सरकार में थे। आपकी जिम्मेदारी, इसलिए कह रहा हूं कि आप 5 साल से सरकार में थे, आपने तब क्यों नहीं किया जो आज वायदा कर रहे करने का? इसका मतलब उस वक्त आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। उस वक्त आपके दिमाग में यह था कि हम कुछ नहीं देंगे, हम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को मंडल और कमंडल के नाम पर लड़ा देंगे, और आज फिर मंडल और कमंडल आ गया। ये बेईमान ऐसे ऐसे पार्टियां बदल रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, जो इब्नुल वक्त है, जो अपने वकार के साथ नहीं है, जो अपने जमीर के साथ नहीं है, जो अपनी आत्मा के साथ नहीं है, जो अपने विचार के साथ नहीं है, जिनका कोई विचार नहीं है, वो प्रदेश को क्या आगे ले जाएंगे? जो इस पार्टी में है, जो उस पार्टी में है, जो कल इधर चले जाएंगे, तो आज इधर चले आएंगे। इनसे आप समाज बनाएंगे? इनसे आप देश बनाएंगे? इनसे समाज के दो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित लोगों को इंसाफ मिलेगा? इसमें सिसकते हुए लोगों की आंखों को आप एक सरोकार देंगे? नहीं दे सकते। जो लोग अपने विचारों पर खड़े नहीं है, वो सरोकारों के साथ भी नहीं खड़े हो सकते। ऐसा मेरा मानना है। आप अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो बुरा लगे। नहीं साफ बोलता है, साफ बोलेगा, परवाह नहीं, गर्चे जमाना खिलाफ हो, बिल्कुल वो चलेंगे। बिल्कुल। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 16-17 साल की उम्र में सोच में आया और आज भी हूँ। बिना वैज्ञानिक समाजवाद के समाज बदलेगा नहीं, और आज भी दुनिया की 1/3 से ज्यादा दुनिया इसी वैज्ञानिक समाजवाद की सोच के नीचे, इसी सोच विचार के नीचे, बिना देश की, मुल्क की दौलत का मुनसिफाना तकसीम किए, देश की दौलत का न्यायिक वितरण किए बगैर न तो गरीबी हटाई जा सकती है, न बेकारी समाप्त की जा सकती है। ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं आज आपसे हुसैन अफसर साहब बड़े दिल से कह रहा हूं कि आपने मेरी दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख दी। मैं रोज अखबार और टीवी और सुनते और लोगों के टीवी की बात करते, ठीक है, एक परिवर्तन आप पूछ रहे हैं, क्या होगा परिवर्तन? पहला, दूसरा, तीसरे दौर का चुनाव होगा। मुझे लगता है कि सड़क पर, अस्पताल में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकान पर, सरकारी कर्मचारियों से बात करते वक्त
गांव के किसानों से बात करते हुए, खेत मजदूरों से बात करते हुए, सड़क पर खड़े हुए दिहाड़ी के मजदूर जो सुबह 6 बजे ही आ जाते हैं टिफिन लेकर के हर शहर में, हर छोटे कस्बे में, उनसे उनकी बात सुनने पर ऐसा लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार में परिवर्तन चाहे, बदलाव चाहे, बदलाव की तरफ बढ़ना चाहे। बातचीत से तो ऐसा लगता है, लेकिन जब वोट का परसेंटेज देखता हूं 3 में, तो अगर लोगों के अंदर बदलाव की भावना है, तो वोट तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए ना। ये जी क्या है 60-62%? जी इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, इतना टीवी चल रहा है, इतना अखबार चल रहा है, इतना विज्ञापन दौड़ रहा है। लखनऊ शहर में तो लगता है इससे ज्यादा तो कोरोना के दौर में अफरा तफरी थी, चुनाव में उतनी अफरा तफरी नहीं दिखाई दे रही। कोरोना में लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, यहाँ इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, न कोई जा रहा है, न घरों को दस्तक दे रहा है, न बातचीत कर रहा है। अब एक नया काम आ गया है राजनीति, रोड शो। रोड शो अब जी भाई, इस देश के अंदर रोड पर तो बहुत शो है। हाथी भी जब निकलता है अकेले और घोड़ा भी जब निकलता है तो रोड शो, रोड ही शो। गांव में भी रोड शो हो रहा है, जब ये सांड जो निकल पड़े हैं और गांव में ये जो आवारा पशु जो हैं, जब ये खेत चरते हैं तो सब गांव के लोग खड़े देखते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनके पास जाएं, क्योंकि हर गांव में पलट करके मार देते, एक आध को मार दिया जाता है इन सांडों के द्वारा, इन गायों के द्वारा। ये हिंसक हो गए, ये आवारा पशु हिंसक हो गए। इतना हिंसक तो अभी आदमी भी नहीं जितना इस दौर के अंदर, इन 5 सालों के अंदर पशु हिंसक हो गए गांव के। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो 59 सीटों पर चुनाव है, ये जी अवध का चुनाव है, ये अवध का चुनाव। इस अवध में लखनऊ की नफासत और नजाकत भी आएगी, इसमें अयोध्या के राम मंदिर का उबाल भी इसमें लोगों के अंदर है। मंदिर तो बन गया, मंदिर किसी ने बनवाया नहीं, मंदिर हिंदुस्तान के संविधान ने बनाया, मंदिर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। जी अब सवाल ये है कि उसका हिसाब देने की, हिसाब कोई दे नहीं रहा है। 20 साल से ये जो शीशी पानी की गंगा जल बेचा गया, रामशिला बेची गई, ये जमीन बेचे गए, ये चंदा इकट्ठा हुआ, ये मिठाई बेची गई, ये प्रसाद बेचा गया, इसका हिसाब कहाँ है? लेकिन अब वो कह रहे हैं क्योंकि वो ठेकेदार है, खाता न वही, वो जो कहे वही सही, कोई खाता नहीं है। हमने सुना है सड़क के किनारे जो जो जमीन है वो ज्यादा महंगी बिकती है, लेकिन यहाँ अयोध्या में एक नया इतिहास हो गया। सड़क के ऊपर जो है जमीन वो सस्ती बिकी, सड़क के पीछे वाली जमीन महंगी बिकी। क्या कहें भाई, भगवान राम की कृपा है और राम के पुजारियों की कृपा है और राम का व्यापार करने वालों की कृपा है। राम तो हमारे हैं ना, हम न जानते हैं, हम तो समझते हैं। अब यहाँ तो क्या कहें, कुछ कहने में अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे 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 अतुल जी तो नास्तिक है, नास्तिक है, तुमने ठेका ले रखा है अतुल जी का। अतुल जी नास्तिक है, आस्तिक है, तुमको किसने कहा? किसने कहा है? हर एक को जिसको हम चाहो उसको ब्रांड बना, लेकिन तब भी न तो हमें अपनी संस्कृति की की चिंता है, न हमारे अपने रवायतों की चिंता। कारण क्या है? मुझे साफ कहना, मोदी जी जिस तरह का भाषण आप दे रहे हैं, ये जो आपने एकदम से चार और सारे केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक पूरा खेत समझ के चरवाहे की तरह छोड़ दिया है, जो मर्जी आए थे। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंटरमीडिएट में जो लड़का भर्ती होगा उसको लैपटॉप लड़का देगी। मोदी जी के ज्ञान के बारे में तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप तो ऐसे हैं कि आप पटना के अंदर लाख लोगों के बीच में जाकर ये भाषण कर रहे हैं कि पटना की जनता महान है, मगध की जनता महान है। इसी गंगा के किनारे मगध की जनता ने सिकंदर महान को पराजित किया था। पर भाई सिकंदर कभी भारत आया था? आया था? आपका ज्ञान तो बहुत है, आपको जो मर्जी आए वो बोलते चले जाइए। आपके बारे में आप संस्कृति शब्द नहीं बोल पाते सही से, और आप हमको बता रहे हैं कि संस्कृत पढ़ो। संस्कृति शब्द नहीं अमित शाह बोल पाते, सुसंस्कृति का बोल। पहले लेकिन पढ़ना अतुल सीखो। भाई अभी भी फॉलोइंग काफी है उनकी, और जो उन्हीं ने जिस तरह का भी काम किया है उसमें काम किया या नहीं किया, लेकिन उन्हीं ने अपना एक दिमाग चलाया और उसकी वजह से एक वोट बैंक उन्हीं ने अपना तैयार कर दिया खास किस्म का। तो वो तो अभी भी दीवानगी है उनके पास में। अब इस इलेक्शन में वो दीवानगी को कैश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपका क्या तजुर्बा कहता है? देखिए फॉलोइंग तो बहुतों की होती है,
इसी लखनऊ में कई डाकू थे जिनकी फॉलोइंग थी। गांव छोड़ करके लोग उसके आगे पूजा करते थे, अपने आ जाते थे, है ना। सही। कचहरी के पास डाकू था ना, उसका वहां से ऊपर से वो कूदता था। बड़ी फॉलोइंग थी भिंड में, मुरैना में, चंबल की घाटियों में फॉलोइंग थी। फॉलोइंग का क्या मतलब? फॉलोइंग समझदारी की फॉलोइंग सबकी थी। फॉलोइंग महात्मा गांधी की भी थी, फॉलोइंग देवराव बाबा की भी थी, फॉलोइंग गांधी जी की भी थी, फॉलोइंग जो है आजादी की लड़ाई के लोगों की भी थी। लेकिन फॉलोइंग का एक पॉजिटिव रास्ता होना चाहिए, पॉजिटिव रास्ता। देवा शरीफ में जो लोग जाते हैं वहां उनकी भी फॉलोइंग है, अजमेर शरीफ में जाते हैं उनकी भी फॉलोइंग है, निजामुद्दीन औलिया की भी फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या देता है? सही रास्ता देता है। फॉलोइंग फॉलोइंग है, वहां है। मुगल सराय के पास श्री राम की थी, एक संत थे, उनकी भी थी। अब फॉलोइंग तो राम रहीम की भी है, उस फॉलोइंग को लेके क्या कहेंगे? और फॉलोइंग इनकी भी है, किनकी? वो जो, अब हम ज्यादा नहीं कहते, भारत तो विश्व गुरु हो रहा है और तमाम गुरु हमारे जेलों में बंद है, तमाम गुरु जेलों में। फॉलोइंग उनकी भी है। विज्ञान आपको तार्किक शक्ति देता है, पॉजिटिव और निगेटिव तार जुड़ते हैं तभी बल्ब चलता है। मशीन में जब डीजल डाला जाता है तभी चलता है, कार में जब पेट्रोल डाली जाती है तभी कार भागती है। ये विज्ञान का बहुत पहले कहा था साहिर लुधियानवी ने, वाह। शेर, एक शेर ये कहा था कि, शेर है कि हम अगर वक्त की आवाज पर नहीं चले तो वक्त हमको ठुकरा के चला। ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी, और राह चलना है तो कांटों से गुजरना होगा। और ये नया दौर है, इस नए दौर में जीने के लिए उस का अंदाज बदलना। वाह आज के इस दौर में विज्ञान का ये दौर है, वाह। आपको वैज्ञानिक सोच समझ के साथ चलना पड़ेगा। ये क्या है रहा है? इतने प्रचार के बाद भी 60% मतदान, इतने प्रचार के बाद भी 60% मतदान। सारे स्कूल की बच्चियां निकल के तख्तियां लेकर सड़क पर घूम रही हैं, मतदान करो। 60% मतदान। करोड़ों करोड़ रुपया सेलिब्रिटीज को लेकर टेलीविजन पर प्रचार कराया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। 60% मतदान। चुनाव आयोग कह रहा है कि संविधान के अनुसार किसी की धर्म और जाति पर और इस पर गाली गलौज न किया जाए। पूरा गाली गलौज हो रहा है। कहाँ है चुनाव आयोग? भाषण हो रहा है, बता देना कि उसके खून का कैसा हिसाब किताब है। कल सुबह चुनाव हो जाएगा तो देख लेंगे उसके खून में कौन सा खून बह रहा है, धमनियों में। कहाँ है चुनाव आयोग? मेरी आज शहरनामा के इस बातचीत से मैं मौका लेना चाहता हूं हुसैन अफसर साहब, और चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के। आप अपनी सार्थकता खो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता विपक्ष हो, बड़े नेता हो, एमएलए के उम्मीदवार हो, पार्टियों के उम्मीदवार हो, व्यक्तिगत उम्मीदवार, इन लोगों के सारे वीडियो वायरल है। ये 1950 का टीएन सेशन का जमाना नहीं था कि जब सोशल मीडिया नहीं था। उस जमाने में भी उन्होंने मजबूती से काम किया। आज सब कुछ आपके हाथ। कृपया इन सब के वीडियोस को बुला करके, मंगवा करके, दिखवा करके, इन सब के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके आरओज है, जो एसडीएम जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर है, जिन लोगों ने गैर संवैधानिक बात की है, जिन्होंने धर्म और जात का नारा लेके गंदी गंदी बातें कही, नफरत का बबूल पैदा किए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके 6 महीने में इनको सजा दी जाए। और फिर हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, रमन साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमपी एमएलए कोर्ट आपने बना दिए। 4-4 साल हो गए वो तनख्वाह ले रहे हैं। एक साहब पूरी उत्तर प्रदेश से एमपी है, गलत उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, गलत बात कही, उनके ऊपर 20 आतंक और गुंडागर्दी के मुकदमे हैं, उन्होंने गलत बताया,
सब नाम है, एफिडेविट में बताया। आज तक उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे और कह रहे एमपी एमएलए तो हमको तो 3 साल हो गए, वो भत्ता ले रहे हो, जेल में पड़े हुए। तो क्या है कानून? आप तो खुद कानून को खिलौना बना रहे हैं और फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो व्यक्ति जेल में बंद है 3 साल से, आज तक पार्लियामेंट एक दिन नहीं गया, एक दिन पार्लियामेंट नहीं गया पूरी उत्तर प्रदेश। जेल में ही रह करके चुनाव लड़ा था, गलत एफिडेविट दिया, सारे एफिडेविट सब गलत है। कहा है चुनाव आयोग ने कि आपके ऊपर जितने मुकदमे हैं उनको अखबार में छपवाइए, उसने अखबार में नहीं छपवाया, एक भी 3 बार छपवाइए, नहीं छपवाया, टीवी में दीजिए, नहीं दिया। उसके बाद भी आप एमपी एमएलए का कोर्ट चला रहे हैं। अरे भाई, इस कोर्ट की भी इज्जत थोड़ी बची रखे, जो रह गई है इसको बचाए रखने के लिए काम कीजिए। 1 साल के अंदर फैसला होना चाहिए डे टू डे बेसिस पर। 4 कागज देख रहे हैं आपने, क्यों नहीं एफिडेविट दिए? आपका ये फैसला है, इस पर तारीखों पर तारीखें देने की क्या जरूरत है? 3 साल से तनख्वाह कैसे ले रहा हूं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरह कर करके इस देश में चुनाव खत्म किया जाए। और बार बार कुछ लोग लगातार सैनिक, सेना, पुलिस का जिंदाबाद बोलकर इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके इस देश में किसी और रास्ते पर ले जाना चाहते हैं देश के लोकतंत्र को। एक बड़ी चुनौती हमारे और आपके सामने। मेरा अपना अपना अनुभव ये कहता है, भाई ये प्रैक्टिकल बात करें, अभी तक तो मैंने जो समाज की सच्चाई है उस पर कुछ निशानदेही की था। शायद कुछ लोग तो इसकी तरफ पढ़ें और सोचें। नहीं, आपने उत्तर हकीकत प्रदेश बयान की की, आपने हकीकत बयान की। सूरत हाल जो है वो इससे भी बदतर है, और आपको इतना तजुर्बा है जिंदगी का और सियासत का, खास करके क्योंकि आप वामपंथी विचारधारा रखते हैं, तो इस वजह से आपने जमीनी हकीकत का बयान किया हैगा। और बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये हालात किस तरह से ठीक होंगे? जो पॉलिटिकल सिस्टम हैगा और जो ब्यूरोक्रेसी है उनका हाल बद से बदतर है, रोज वो करप्शन में डूबे हुए हैं। तो इस सिलसिले में ऐसे दौर में गरीब और जो महरूम लोग हैं वो किस तरह से जिए, उनके लिए क्या रास्ता है? कुछ कुछ आप बताइए कि क्या इसका होना है, अल्टीमेट होना क्या है? मैं इस लखनऊ यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे, और मैं अपने उस्तादों का शुक्रगुजार हूँ, अपने प्रोफेसर का, टीचर्स का, जिन्होंने मुझे सोचने समझने की, अपने दोस्तों की, अपने पत्रकार मित्रों की, अपने जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सोचने समझने की सलाहियत दी। 79 बार जेल गया, 4.25 साल जेल काटी, 2 सरकारों को पलटा, श्री कमलापत त्रिपाठी और श्री राम नरेश यादव। बहुत पढ़ाई पढ़ी, क्या क्या नहीं पढ़ा, सीखा, समझा। आज ये कभी मुझे इस बात का मलाल नहीं रहा कि मैं एमएलए नहीं हुआ, एमपी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन है कि बोलता हूँ आप सब दोस्तों से तो देश सुनता है, बात करता है। तमाम हमारे साथी जो मेरे साथ रहते थे, जिनको मैंने राजनीति सिखाया, सैकड़ों लोगों को जो एमएलए हैं, एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, चलिए जिनको जिनके मैं राजनीति सिखाता था, जिनके पिताजी माताजी कहते थे मेरे लड़के को आपने बर्बाद कर दिया, आज वो केंद्र में मंत्री है, आज वो केंद्र में मंत्री, चलिए वो आज पहले भी थे और आज। हम ये समझते हैं कि अब ये चुनाव कुछ नई दिशा ले रहे हैं, ये हद हो गई सब चीज। पहले जो छुपे चौर पे होता था वो खुले हो, अब कहीं जाकर के ये खत्म, एक आध चुनाव के बाद ये खत्म होगा, रास्ता साफ। लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म, ये आवारा पूंजी, ये आवारा पूंजी इस देश के समाज को बर्बाद किया। मैंने आज से 8 साल पहले एक थीसिस दी थी, मेरी अपने अनुभव के बुनियाद पे। इस देश में अर्थव्यवस्था ही राजनीति और समाज व्यवस्था को चलाती है। इस देश में 3 तरह की पूंजी काम कर रही है। एक है सरकारी पूंजी, इस सरकारी पूंजी से पब्लिक सेक्टर बनते हैं, सरकारी कल कारखाने बनते हैं, दफ्तर बनते हैं, सब चीजें चलती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, ये सब बनते हैं, जनता के पैसे से बनते हैं। इसमें लाखों करोड़ों लोगों को काम मिलता है, सीधे मिलता है, जाहिरा तौर पे मिलता है, पोशीदा तरीके से मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिलता है। ये सरकारी दौलत, सरकारी पूंजी है। दूसरी पूंजी है दरबारी पूंजी। ये दरबारी पूंजी क्या है? ये 200 करोड़ रुपया विदेश से चलाया टेक्नोलॉजी लेकर के, वहां का आदमी आया, या वहां यहाँ का आदमी वहां से टेक्नोलॉजी लाया, 2000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों से जनता के पैसे को लेकर के उसने कल कारखाने बनाए और खूब उससे पैदा किया। उसमें कुछ हिस्सा सरकारी पूंजी का, कुछ और, तो उसको मैंने कहा दरबारी पूंजी है। ये दरबारी पूंजी को मनमोहन सिंह जी ने नाम दिया पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी इसमें भी रोजगार पैदा हुआ, इसमें भी रोजगार पैदा हुआ, लेकिन बहुत सा पैसा इसका जो पैदा होता था विदेशों में चला गया, और कंपटीशन के नाम पर, इसके नाम पर, इसके नाम पर
ये चला गया, चलिए उससे भी रोजगार पैदा। और तीसरी पूंजी है जिसको कहते हैं आवारा, क्रोनी कैपिटलिज्म। लोग मर रहे हैं, बेरोजगार हो गए करोड़ों करोड़ लोग। उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी अपने 40 साल के औसत पर सबसे नीचे आ गई, लेकिन देश के 2 घरानों की दौलत सबसे ऊंची हो गई। यही है आवारा, यही है आवारा। लोग तरस गए, लोग नौकरी से निकाल दिए गए, लोगों के घर में चूल्हे ठंडे पड़ गए, स्कूलों से नाम कट गया, खाना खत्म हो गया, कपड़े नहीं हो पाए, बरसात में टीन चूती रही, उसी में जीते रहे, नौकरी से हट गए, इसी तरह रहे, लेकिन उनकी आमदनी तो घट गई, लेकिन देश के आवारा पूंजीपतियों की आवारा पूंजी बढ़ती चली गई। यही है क्रोनी कैपिटल, यही है, इसको मैंने कहा था 9 साल पहले, ये है आवारा पूंजी, जिसको अब नया नाम दे दिया गया है क्रोनी कैपिटल। क्रोनी कैपिटल, आवारा पूंजी से जॉब्स नहीं होते, नौकरियां नहीं पैदा होती। आवारा पूंजी बेईमानी से पैदा होती है, 420 से पैदा होती है, सत्ता के सहारे पैदा होती है, झूठ और फरेब से पैदा होती है, दूसरों का हक छीन कर होती है, गरीबों को और गरीब बना के। इसीलिए अगर कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे 10 साल में निकाला था, तो आज 32 करोड़ लोग और गरीबी की रेखा में पिछले 7 साल में आ गए। ये आवारा पूंजी की ही देन है, 32 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे चले आए। इस आवारा पूंजी से क्या होता पैदा? आवारा नेता पैदा होते हैं। इस आवारा पूंजी से आवारा मीडिया पैदा, इस आवारा पूंजी से आवारा अफसरशाही पैदा होती है, जो आज हमारे समाज में ये तीनों तांडव, सच को दिखाना गुनाह। अरे मैं एक अखबार खरीदता हूं हुसैन अफसर साहब, मैं पहले पेज पर देखना चाहता हूं कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है, मैच कब होगा, फुटबॉल में क्या हुआ, बाजार का भाव क्या है, सोना क्या भाव गिरा, कलकत्ता में क्या हुआ, बंबई में क्या हुआ, सरकार ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है, आज मौसम का क्या हाल होगा। पहले पेज पर एक नंगी सी तस्वीर लगी हुई है कि 5 लाख रुपए, फ्रंट पेज पर कलर तस्वीर के साथ कि 5 लाख रुपए छूट मिल रही है, मर्सिडीज गाड़ी है, खरीद लीजिए। फ्रंट पेज पर सारे अखबारों का ये विज्ञापन, और प्रेस काउंसिल खामोश बैठी हुई। अखबारों में 70% विज्ञापन है, 30% खबरें हैं। बदल गया पूरा खेल। 10 मिनट का आधे घंटे का एक सीरियल आता है, 16 मिनट सीरियल आता है, 14 मिनट विज्ञापन चलता है। कोई होगा दुनिया में ऐसा नहीं है, बीबीसी में नहीं है, सीएनएन में नहीं है, न्यूज में कहीं नहीं है ऐसा। आप पश्चिम की नकल करते हैं हमारे लोग, पश्चिम में तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इस बदलते दौर में है नौजवान दोस्तों, है नवयुवतियों, आप ही को तय करना है, आप ही को सोचना है। ये तो आपको ले जा रहे हैं कि अंधेरे में, ठीक है, हमें मंदिर भी जाना है, हमें मस्जिद भी जाना है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप अधार्मिक हो जाइए, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, गिरजाघर जाइए, आप जाइए, लेकिन कोई धर्म ये नहीं बताता कि इंसानियत छोड़ दो। कोई धर्म ये नहीं बताता कि धर्म का मतलब ये है कि दूसरे धर्म के खिलाफ वो बगावत की बात करे, गंदी बातें करे, मारने की बात। सबके पाप भारतीय धर्म में सर्वधर्म की सहिष्णुता का दिल और दिमाग लेकर चलिए। आप कह रहे होंगे हुसैन अफसर साहब, एक जाना माना देश का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता जिसको लोग कहते हैं ये सुरखा है, ये दहरिया है, ये धर्म की बात कर। धर्म कोई किसी का दिया हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे मालूम था कि मैं धर्म क्या है मेरा। जब मैं इस देश में कोई भी जब पैदा होता है तो किसी जात में पैदा होता है, किसी धर्म में पैदा होता है। ये कपड़ा मैंने अपनी खरीद से पहना है, इसका रंग मैंने तय किया है। मैं किस जात में पैदा होऊंगा, किस धर्म में पैदा होऊंगा, ये मैंने नहीं तय किया। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, और हमारे जो लोग सियासतदान लोग हैं, जो राजनीति के लोग हैं, उनको ये समझने की जरूरत है। अमित शाह जी, आप जब चाहे जैन बन जाइए, जब चाहे हिंदू बन जाइए, ये खेल जब चाहे चलाते रहिए, है ना। धर्म के नाम पर खेल चलता रहे, ऐसे कुछ धर्मांतरण की क्या। जो धर्मांतरण करते हैं उनका अपने, वो किसी के विश्वास करें, वो किसी विश्वास करें, आप अपनी जगह पर डटिए और उसमें जो सच बात कही हो उसके लिए। सच बात यह है कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़िए, गरीब गुरबा की हिफाजत की बात कीजिए,
इंसाफ की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। मंदिर जाना भी जरूरी है और मस्जिद जाना भी जरूरी है, लेकिन अगर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत सड़क पर खड़े हैं, हजारों गाड़ियां गुजर रही हैं, वो पार नहीं कर पा रहे हैं, और एक नौजवान दोस्त अगर आपने हाथ पकड़ कर उनको सड़क पार कर दिया, तो तुमने बहुत बड़ा मंदिर में जब और मस्जिद में प्रवेश करके अपनी दुआ कर। बहुत मेरा सही है, ऐसा मानना, सही कह रहे हैं आप, बहुत मेरा सही कह ऐसा रहे हैं आप। मानना है। इसलिए इस चुनाव में ये सवाल भी आने चाहिए। अब आप फिर पूछेंगे कि कहा चुनाव के फिर क्या होगा। चुनाव बहुत कठिन दौर से गुजरा। इट्स ए डिंग डोंग बैटल, डिंग डोंग बैटल। कोई मुद्दे नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, खाली जज्बात पर भाषण, जातियों की गोलबंदी कराने के प्रयास हो, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कराने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि जिस व्यापक पैमाने पर लोग ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रहे थे, वह ध्रुवीकरण दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर वो ध्रुवीकरण दिखाई पड़ता तो लखनऊ के इन 5 विधानसभा की सीटों पर एक जज्बा दिखाई देता। कहां है वो जज्बा, कहां है सड़क? सड़क पर जितनी ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ियां दौड़ रही हैं, उससे कम मैं हजरतगंज में रहता हूं, जितनी एम्बुलेंस गाड़ियां यहाँ सड़क पर गुजर रही हैं हर 5 मिनट के बाद, मुझे तो 15-15, 20-20, आधा घंटा हो जाता है किसी पार्टी के प्रचार की गाड़ी दिखाई नहीं, एम्बुलेंस की गाड़ियां ज्यादा दिखाई नहीं, पी पी करते हुए जा रहे। लोगों के अंदर उत्साह नहीं है। लेकिन मेरे हाथ जोड़ के लोगों से कहना चाहता हूँ, और खासतौर से युवक युवतियों से, लखनऊ के पढ़े लिखे अपने तमाम, एक सीनियर विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ, वोट जरूर डालना, वोट जरूर डालना, और धर्म और जाति का सवाल किनारे फेंक देना, कुछ बदलाव की बात, कुछ बदलने की बात। हम अगर वक्त के हमराह न चलने पाए, वक्त हमको ठुकरा के चल निकल। इसलिए बदलाव की बात करना, और मुझे लग रहा है बदलाव की आंधी चल रही, लेकिन ये बड़ी खामोशी से चल रही, बड़ी शाइस्तगी से चल रही, बड़ी धीमी गति से चल रही। ये मन में एक विचार ला रहा है, और ये विचार ये भी ला रहा है कि लोग इतने कंफ्यूज हो जा रहे हैं, लोग इतने ये अखबार टीवी की बातें सुन करके और शहर चौराहे की बात सुन करके, बहुत से लोग ये कहते खटा क्या करना वोट देने जाने के लिए, इसीलिए वोट का परसेंटेज नहीं। ये जो 60-61% वोट अब तक 3 दौर में गुजरा है, ये हुसैन अफसर साहब गांव के लोगों की वजह से गुजरा है। शहरों, कानपुर जैसे शहर, औद्योगिक शहर, बड़ा शहर, बड़े सारे नेता वहां पर कूद पड़े, हमारे सहयोगी नेता जितने सहयोगी थे, 56-57% वोट से ज्यादा गिरा नहीं। क्यों नहीं लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं प्रेरित कर रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ तक जा पाए? क्या कारण है? समाज के चिंतक, सामाजिक चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार बंधु इस पर गौर करें। कहीं कुछ घट रहा है, कहीं कुछ अप्रिय घट रहा है मन और मस्तिष्क में, जिसकी वजह से लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे, और जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि किधर जाए। कहीं भीड़ देख करके कहीं दूसरी तरफ उंगली दब जा रही है। भाई, भीड़ देखकर उंगली मत दबाना, अपनी सोच और चिंतन के हिसाब से बदलाव कीजिए। वो देख रहे हैं, उसको देख के क्रिया के बुनियाद पर प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना, अपने मानसिक सोच की बुनियाद पर बटन दबाना, तभी परिवर्तन की बात होगी। और देखो ना, 5 साल में परिवर्तन हो। अब योगी जी, मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं, अब बताइए। कहीं कभी, इसीलिए चुनाव आयोग ने जानवरों को हटा दिया चुनाव निशान से। एक ही चुनाव निशान रह गया है हाथी का, क्योंकि वो ट्रेडिशनली चला है। इधर ये हुआ कि जानवरों को हटा दीजिए। आपको याद होगा पहले ऊंट भी होता था, कबूतर भी होता था, अब हटा दिया। अब लगता है मुझको कि साइकिल को भी हटा देना चाहिए, मोटरसाइकिल को भी हटा जाना चाहिए। ये सब भी हमले पर आ गए हैं। क्या रखेंगे? कुछ सिखाइए, कुछ सीखिए। अब मैं तो भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी तो मेरे ख्याल से अमेरिका के ग्लासगो से और क्या कहते हैं फ्रैंकफर्ट से और शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी है ज्यादा। हम तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, एलएलबी हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी तो डिग्री आप देख भी सकते हैं, उनकी डिग्री जो है वो पोशीदा है। और वो पोशीदा इसलिए है कि डिग्री पर किसी को नजर न लग जाए, क्योंकि आजकल डिग्रियों पर भी नजर लगती है, तो इसलिए दिखाई नहीं जाता। लेकिन समझ, जो नए लड़के, नए व्यक्तियां, उनसे कहना चाहता हूं, समझिए, देखिए, व्यापारी बंधुओं समझिए क्या हुआ जीएसटी से।
कहाँ है आपकी दुकानदारी, कहाँ आपका बिजनेस है? और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट आ गया ना, ये नेक्स्ट डोर ग्रोसरी शॉप बंद कर देगा। हमारे पड़ोस के जितने सब दुकान है सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो गया ना। कुछ बड़ी बड़ी भारत की कंपनियां, कुछ बड़े बड़े हाउस देखिए ना, टाटा भी ले आया सोना चांदी बेचने, हीरा बेचने का था, और अंबानी भी आ गए। तो ट्रेडिशनल सर्राफ कहाँ गए? लल्लू लाल जुगल किशोर कहाँ गए लखनऊ के? नहीं, गायब। पहले मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ कि पहले ये था कि फेरी वाले होते थे साइकिल पर और झुग्गा लिए हुए और निकलते थे। फिर दुकान वाले आए, फिर दुकान वाले से मार्केट आई, मार्केट से फिर सुपर मार्केट आई, फिर मॉल आए। अब मॉल भी गायब हो रहे हैं। मॉल बहुत कम लोग जाते हैं, सिर्फ तफरीह करने जाते हैं। उसकी जगह ऑनलाइन ले ली है। ये जितने छोटे दुकानदार वगैरह सब हैं, सब माल बेच नहीं पा रहे हैं अपना, क्योंकि कस्टमर जो है वो अपने एक की दवाई और ऑर्डर आ गया और घर पर पहुंच गया। तो ये पूरा एक ऑर्डर आ साइकिल गया, कंपटीशन है, नहीं जी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो उसको वापस भी कर दीजिए, वापस इसका कर कोई दिया पैसा नहीं देना। जी। वो कुरियर ये वाला समझना चाहिए। हाँ, ये व्यापार मंडल के लोगों को समझना चाहिए, जो जो बहुत झंडा लगा के घूम रहे हैं, व्यापार मंडल के लोगों को समझना चाहिए। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है इनको खत्म कर देगी। और इस ऑनलाइन ट्रेड, कहाँ है स्वदेशी जागरण मंच, कहाँ है स्वदेशी जागरण? मैं कम्युनिस्ट होकर आपसे कह रहा हूँ कि चीन से हमको बड़ा खतरा है, प्रधानमंत्री जी रोज बता रहे हैं, है खतरा। चीन ने बांग्लादेश को इतना आर्थिक मदद दे दी, पूरा श्रीलंका को 112 करोड़, 112,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज में उससे डूबा है। पाकिस्तान 6,000 करोड़, तो वो बन रहा है कॉरिडोर, सब उनके हाथ में है। नेपाल को लेकर कल प्रदर्शन हो रहा है, वहां देख लीजिए पूरा। तो आप कह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक सामरिक रूप से हम जो है चीन से घिर गए हैं, और हमारा राजनीतिक हमारी मित्रता नहीं है पाकिस्तान से, बात सही है। लेकिन आर्थिक रूप से आपने क्या किया? 100 अरब डॉलर का आपने 2021 में चीन से समझौता किया, चीन से व्यापार किया। अरे आंगन में लगने वाली जो कपड़े पर जो सुखाने के लिए जो रस्सी बनती है वो भी चीन से आएगी। हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा कीजिए, वो हवाई चप्पल जो है वो चीन से आएगी। सारा कंपोनेंट, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चीन से आएगा, सारा गाड़ियों का चिप्स चीन से आएगा, सारे मोबाइल चिप्स वहां से आएंगे। और 69% केमिकल्स, जो हमारी इतनी बड़ी लाखों करोड़ रुपए की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सारा केमिकल जो दवाइयां बनती है, उसका सारा सारा का सारा केमिकल चीन से आएगा। अगर चीन हमारे केमिकल को भेजना बंद कर दे तो हमारे इधर लाखों लोग मर जाएंगे। कहाँ है आत्मनिर्भरता? क्या है आत्मनिर्भरता का मतलब? ये पिछले 7 साल आत्मनिर्भरता की जगह हमको बैसाखियों पर डाल दिया है। कोरोना का नाम लेंगे, अब कहेंगे कोरोना से बर्बादी हो गई, और अब हिसाब लेंगे कि यूक्रेन की वजह से संकट पैदा हो गया। 3 साल कोरोना से और 2-3 साल यूक्रेन का फायदा मोदी जी आप उठाने वाले हैं। लेकिन आप ये बताइए ना, ये क्या हुआ अर्थव्यवस्था का? ये रुपया, कहते थे जब सर, क्या भाषण था, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाए समझ लो प्रधानमंत्री कमजोर हो गया। अतः तो 68 और 70 रुपए, 65 रुपए था डॉलर ना, $1 बराबर। आज क्या हो गया भाई? 75 रुपए के पार हो गया, $1 बराबर 75 रुपए से ज्यादा। 75 रुपए इतना कमजोर हो गया डॉलर। आज 11 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर। आज हमारा रुपया 11 पैसे थोड़ा मजबूत हुआ है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को तो आपने खोखला कर दिया। कहाँ है, कहाँ है अर्थव्यवस्था? रिजर्व बैंक गायब है। और आज आप 25%, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है LIC, 18-20 लाख करोड़ की कंपनी है। आपने उसको वैल्यूएट करवाया है 12-14 लाख करोड़ का। और आप अपने देश के अंदर अपने संसाधनों को खत्म करके आप उसको अपनी बजट को बनाने के लिए, आर्थिक भरपाई करने के लिए FII जो भारत से पैसा निकालने जा रहे हैं, पिछले 15-20 दिनों में हुसैन अफसर साहब 40 लाख करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट के अंदर जिन लोगों ने लगाया था उनका डूब गया, क्योंकि और एक बार में झटके में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया स्टॉक एक्सचेंज से। और आप हमको समझा रहे हैं अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? आप
जो है LIC को बेचना चाहते हैं 20%, उसका IPO निकाल रहे हैं। ठीक किसी ने कहा था कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिक सेक्टर में 500 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से LIC बनाई थी, 500 करोड़ की पहुंची, और आज 15-20 लाख करोड़ की है, दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन है, नवरत्नों में एक, आप उसको बेच रहे हैं। आप उसको बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? किस लिए बेच रहे हैं? लाखों लोग उस पर काम करते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है। प्रधानमंत्री जी, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाए ना, तो आप जो है प्रधानमंत्री जी जरा ऊपर उठिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाइए, हमारे जैसे कुछ छोटा मोटा मोटी जो गांव की अर्थव्यवस्था को समझते हैं उनको बुलाइए। 700 किसानों से को 750 किसानों को मार दिया, खाली कानून वापस लेने से नहीं, कृपया हाथ जोड़ करके उनके घर वालों से माफी मांग लीजिए। एक सड़क पर मिल जाते हैं 4 आदमी तो आपका संवेदना पत्र जारी हो जाता है। 750 किसान मरे, आपने उनको जरा भी उनके घर वालों के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त की। आप कैसे हैं? अरे हमने पत्थर दिल इंसान सुने होंगे, आपका तो हीरा दिल इंसान है कि चिटकता भी नहीं है, हीरा दिल इंसान है। इसलिए आज के इस दौर में हमको और आपको मैं ये कहना चाहता हूं बहुत शौक के साथ कि प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग बुलाइए। देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, ये वादों से क्या है? वो क्या कहते हैं, एक बाराबंकी के बहुत बड़े शायर थे, अवामी शायर थे, कुमार साहब। नहीं, कुमार साहब नहीं थे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ है मेरे देश में, कि किसानों ने इतना पैदा कर दिया, आज वो ना होते तो ये देश की हालत और खराब। सब कुछ है मेरे देश में, रोटी नहीं तो क्या, और वादा लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या। ये जो वादा लपेटने का खेल है, इससे बचने की जरूरत है। बुलाइए सबकी मीटिंग। ये देश हमका, आपका है, आप हमारे प्रधानमंत्री, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं। बहुत हम बहुत देख रहे शुक्रिया हैं, अतुल कुमार हमारे देश साहब में कहा गया अंजान। था, हिंदू दर्शन में कहा गया है, जैन अफसर साहब, हिंदू दर्शन में कहा गया है कि जब आप 50 साल के हो जाएं, मोह माया छोड़ के गेरुआ वस्त्र धारण करके हिमालय की कंदराओं में ज्ञान और ध्यान के लिए चले जाइए, वहां जाइए और अध्ययन कीजिए, समाज को दर्शन दिखाइए। यहाँ लोग हम देख रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनकर हिमालय की कंदराओं की तरफ न जाने की बजाय उस सब असेंबली और पार्लियामेंट की तरफ भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। दे क्या रहे हैं? दे रहे जातिवाद, दे रहे हैं बिलगाववाद, दे रहे हैं अराजकता, दे रहे हैं विघटन, दे रहे हैं समाज के अंदर बंटवारा, दे रहे हैं हिंसा, दे रहे हैं नफरत, दे रहे हैं बुजदिली, दे रहे हैं कायरता, और देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को बांटने का काम कर रहे हैं। इसको बंद करिए। मोदी जी सबकी मीटिंग बुलाइए, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो गलतियां हुई उसके लिए देश से माफी मांगी, जैसे आपने किसानों से माफी मांगी ना काले कानून मांगते थे। ये जो चुनाव में आपने गंदे गंदे भाषण कराए हैं आपके लोगों के द्वारा, इसके लिए माफी मांगिए, और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबकी राय लेकर के, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, जैनियों का है, सबका है, सबको मिल करके इकट्ठा करके बनाने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल कुमार साहब अंजान ने आज सोते हुए कौम को, सोते हुए नागरिकों को जगाने की कोशिश की, झंझोड़ने की कोशिश की, और जो उनका चिंतन मंथन है वो बहुत ही हम लोगों के लिए कीमती है। इसके ऊपर खास करके उनका जो संबोधन था वो नौजवान लड़कियों के लिए था कि वो बदलाव लाए। बदलाव ये कि पूरे सिस्टम में बदलाव लाए। वो सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन सिस्टम बहुत जरूरी बदलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपके इस कीमती वक्त देने के लिए बहुत आपके एहसानमंद हैं। फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आदाब।